गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हमें ये दो टॉपिक्स के बारे में बताया जा रहा है, वर्क क्या होता है और फिर टॉपिक आएगा एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्क के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। अब आप कहो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि एक स्टूडेंट है और वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर सपोज लगातार 5 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन ये हुई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है कि एक कुली है, ठीक है, जो सामान उठाते हैं कुली, उसने अपने टॉप मतलब हेड के ऊपर सपोज 10 किलो का कोई लगेज उठा के रखा हुआ है, सर के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, उसके सर के ऊपर 10 किलो लगेज रखा हुआ है और वो खड़ा हुआ है उसको लेके। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप हैं, ठीक है, और आप अपने घर से, अपने होम से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये है। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तीनों में ही किस टाइप से वर्क हो रहा है, या वर्क हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे कि हो सकता है कि भाई 5 घंटे बच्चा लगातार पढ़ रहा है, या कोई भी आपको बोले कि भाई क्या कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो दिखेगा कि हाँ भाई वर्क हो रहा है, ऐसा लगेगा। कोई एक बंदा है, उसने अपने ऊपर सामान उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर, वो लगेगा भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, वर्क हो रहा है, वो भी एक वर्क कर रहा है। और आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, वो भी एक वर्क के तौर पे आपको लगेगा। चलो ये तो नॉर्मल लेमैन तरीके से बात हो गई, लेकिन अगर हम साइंटिफिक सेंस में बात करें कि साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है वर्क का, साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, तो अगर मैं कहूं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 5 घंटे अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर, स्टडी चेयर पर बैठकर काम या पढ़ाई कुछ भी कर रहे हैं लगातार, तो वो वर्क साइंटिफिक मीनिंग में वो वर्क नहीं है। अगर कोई इंसान अगर 10 किलो का लगेज या 100 किलो भी लगेज अगर उठा के अपने जगह पे खड़ा हुआ है, तो भी वो वर्क नहीं है। थर्ड वाले केस में आप या कोई भी स्टूडेंट अगर अपने घर से स्कूल तक जा रहा है, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है, अपनी ए पोजीशन से वो बी पोजीशन पे गया और डिस्टेंस कवर किया है, तब हम कह सकते हैं कि उस केस में वर्क हुआ है। तो साइंटिफिक मीनिंग क्या हुआ? साइंटिफिक मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हैं तो वो वर्क माना जाएगा। ठीक है, हम मतलब वर्क का डेफिनेशन साइंटिफिकली डिफरेंट है। वर्क ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्क तब माना जाएगा जब उसमें फोर्स लगी है और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, तो ये कहा जाता है वर्क। अब इसके कुछ एंगल्स वगैरह की भी बात होती है कि किस एंगल में फोर्स लगा है, तो कोई बात नहीं, इतना 9th के हिसाब से अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप 11th में पढ़ लेंगे। अभी तो वैसे तो सिंपल मीनिंग आप समझ लो कि वर्क क्या होता है और साइंटिफिक वर्क क्या होता है। तो सिंपल वर्क अगर कहोगे कि भाई आप मूवी देख रहे हो तो भी आप एक वर्क कर रहे हो, आप किसी फंक्शन में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो वर्क हो रहा है। ठीक है, या कोई भी आप बैठ के क्विज सॉल्व कर रहे हो तो वर्क हो रहा है। तो डे टू डे लाइफ में वर्क आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, बट साइंटिफिक मीनिंग जो होगा वो वर्क का ये कहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी अपनी जगह चेंज कर रही है, वो पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम उसको वर्क कहेंगे साइंटिफिक सेंस में। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये साइंटिफिक वर्क का मीनिंग हुआ। अब इसमें देखो आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। अब इसमें कुछ कुछ उन्होंने अपने पॉइंट, अपने जो है
एग्जांपल सेट किए हैं, जैसे पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। सपोज एक कोई कंकड़ है, आप स्कूल से आ रहे हैं और आप उसको धकेलते हुए लेकर आ रहे हैं, उस कंकड़ को लेकर लेकर आप अपने घर तक ले आए, तो क्या ये वर्क हो रहा है? तो ऑफ कोर्स ये सिचुएशन में वर्क हो रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है पेबल, कंकड़, उसको आप अपने स्कूल से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ले आए और आपने उसको पुश किया है पैर से, ठीक है, तो यहां पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रही है? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आया और उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो ये वर्क माना जाएगा, चाहे वो आपके सेंस में कुछ भी नहीं है, आप तो खेलते खेलते आ रहे हो, ठीक है। पढ़ाई को यहाँ पे बैठ के सिटिंग वाले को वर्क नहीं मान रहे यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स होनी चाहिए और मोशन होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि गर्ल पुल्स अ ट्रॉली and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced, therefore work is done. तो एक लड़की है वो ट्रॉली खींच रही है, सपोज, उसमें भी वर्क हो रहा है, ठीक है। आपने कोई बुक को टेबल से उठाकर किसी दूसरी हाइट पर रख दिया, टेबल से उठाकर आपने, या अगर आप कुली वाला केस देखें तो उसने अगर इस सामान को जमीन से उठाकर अपने सर के ऊपर रखा होता तो वर्क माना जाता, लेकिन ऑलरेडी अगर वो उस सामान को उठाकर सर पे रख के खड़ा हुआ है सिंपली, तो अब वर्क नहीं माना जाएगा। जमीन से उठा के लेके गया है तो वर्क माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी केस है। तो ऐसे आप कोई बुक टेबल से या जमीन से कोई चीज उठाकर आप ऊपर रख रहे हैं कहीं, तो वो भी वर्क माना जाएगा, क्योंकि हाइट चेंज हो गई, पोजीशन ए टू बी चेंज हो गया और फोर्स लग रही है, आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक, ठीक है। तो इस तरीके से कई कई सिचुएशन दे रखी हैं। तो अब ऐसे में कोई सिचुएशन हमें कैसे पता लगेगी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो वर्क हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन? किस पर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट का आंसर आपको मिलना चाहिए। अब तीनों सिचुएशन में दिखाऊंगी आपको, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट का आंसर निकलना चाहिए कि किस पर वर्क हो रहा है। दूसरा, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? उस ऑब्जेक्ट को के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकल के आएगा कि कुछ हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को, अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको वर्क लग रहा है अगर, या वर्क कर रहा है, तो उस पर कुछ हो रहा है, चेंज आ रहा है। एंड हु और व्हाट इज डूइंग द वर्क? कौन कर रहा है, ठीक है। फोर्स किसने लगाई? फोर्स की बात आएगी कि फोर्स किसने लगाई, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे आप जो है पैर से कंकड़ को फेंकते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन? किस पर वर्क हो रहा है? तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है? देखो कि इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है, ये पेबल पर वर्क हो रहा है, तो आंसर आ गया पेबल। तो पेबल ऑब्जेक्ट है, निकल गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? जब आप फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर, तो उसको क्या हो रहा है? तो वो धकेल धकेल के आगे जा रही है, ठीक है, और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ रहा है। तो यस, आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि कुछ हो रहा है उसको, पेबल को नहीं हो रहा। अगर वो एक ही जगह फिक्स रहता तो वर्क नहीं माना जाता, ठीक है। क्या वो मूव कर रहा है? यस, ऑफ कोर्स मूव कर रहा है, तो आपको सेकंड आंसर भी मिल गया। तीसरा, हु और व्हाट इज डूइंग द वर्क? कौन कर रहा है वर्क? तो आप कर रहे हैं, ठीक है। कौन अप्लाई कर रहा है वो फोर्स? आप कर रहे हैं, तो आपको फोर्स का भी पता लग गया, कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक आंसर आपको नहीं मिले, तीनों में से कोई भी एक नहीं मिले, तो वो ऑब्जेक्ट वर्क या वो सिचुएशन में वर्क, साइंटिफिक वर्क नहीं हो रहा है। जैसे कि अब मैं इसका एग्जांपल देती हूं कि ये बंदा जो है सामान लेके खड़ा हुआ है ना सर पे। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, कूली वाला केस। ये एक बंदा है, उसने अपने सर के ऊपर सामान लेके वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी गंदी ड्राइंग है, आप समझ जाओ, इसने सामान ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या था हमारा कि व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन? किस पर वर्क हो रहा है? पहली बात तो किस पर वर्क हो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट का आंसर मिल रहा है आपको कि चलो ठीक है, अगर आप मानो कि ये वेट है, इस ऑब्जेक्ट, ये जो जितना भी लगेज है ये इसका वेट है, और ये वेट जो है इस आदमी के ऊपर पड़ रहा है, चलो इसके ऊपर जो है वर्क हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? तो उसकी वजह से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको मूवमेंट आ रही है, कहीं पर लगेज में मूवमेंट, या उस बंदे में जो आदमी है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नो, यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो गया। यहाँ पे तो चलो ठीक है, फिर भी मिल रहा है। हु एंड व्हाट इज डूइंग द वर्क?
कौन कर रहा है वर्क, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं चल रही कौन किस पर वर्क कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है न्यूटन थर्ड लॉ कि भाई लगेज नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो हमारा हेड ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो हमें क्लियर ही नहीं हो रहा, क्योंकि मूवमेंट हमें दिख नहीं रही ना। जिस साइड मूवमेंट हमें समझ आती तो हम मान लेते कि भाई इसका फोर्स ज्यादा हो गया तो इसने फोर्स लगाया है, तो हमें ऑब्जेक्ट का आंसर पता लग जाता कि किसने फोर्स लगाया है। ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन में साइंटिफिक वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट वाले केस में तो आप कोई भी सिचुएशन आपको दी हुई है, आप ये 3 क्वेश्चन करना कि पहली बात तो किस चीज पर वर्क हो रहा है, फिर उस ऑब्जेक्ट जब वर्क हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को उसकी कंडीशन क्या है, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोशन आ रही है कि नहीं आ रही। तीसरा क्वेश्चन कौन कर रहा है वर्क, कौन ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपको मिलने चाहिए, तो आप बता सकते हो कि यस वर्क इज गोइंग ऑन। तो साइंटिफिक वर्क का मीनिंग आई गेस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इसका फॉर्मूला आप याद कर लो। फॉर्मूला है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो अब इसकी एसआई यूनिट हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो मतलब वर्क को आप या तो बोलेंगे न्यूटन मीटर, क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर। ऐसे भी लिखा हो सकता है या लिखा होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर ऐसे लिखा हो सकता है या फिर न्यूटन मीटर। ये क्या है? एसआई यूनिट हो रही है। ये भी राइट है। या सिंपल से सिंपल वर्क एक तरीके से एनर्जी का भी फॉर्म माना जाता है, तो इसको हम जूल भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर और जूल दोनों ही राइट है। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये जूल और न्यूटन मीटर बराबर चीज मानी जाती है, इक्वल है। तो जूल और न्यूटन मीटर बराबर ही है। ठीक है, तो एसआई यूनिट वर्क की न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है देखो कि वर्क जो है क्या रहेगा, वर्क क्या रहेगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी उस हिसाब से वर्क की वैल्यू आएगी। अगर सपोज हम फोर्स इधर लगा रहे हैं राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में ही हो रहा है, तो इस केस में वर्क आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है या फिर नेगेटिवली वर्क हो रहा है, तो उसमें नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के विपरीत काम हो रहा हो, जैसे कि ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक जब लगा रहे हैं तो टायर क्या हो रहा है? रुक रहा है ना। तो उस फोर्स की वजह से टायर रुका। ठीक है, आगे नहीं बढ़ा, रुका, नेगेटिव वर्क किया उसने, डेसिलरेशन किया। तो ऐसे केस में वर्क की वैल्यू नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है उस हिसाब से वर्क की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हो। चलो सपोज क्वेश्चन है यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन, एग्जाम्पल है आपका बुक का ही, एग्जाम्पल 11.1 जो मैंने पीडीएफ खोला है उसमें 11 चैप्टर है, आप देख लेना आपकी बुक में कौन सा है। तो फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू रखिए 5 न्यूटन। ठीक है, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। चलो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ जैसे बुक में दे रखा है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया गया है। फोर्स कितना लगाया है? यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और जब इसको फोर्स लगाया है तो ये इसने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, आगे बढ़ गया है ये। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसी डायरेक्शन में ये मूव कर गया आगे। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इनिशियल पहले ए से और बी की दूरी कितनी दे रही है? 2 मीटर। इसने 2 मीटर की दूरी कवर कर ली। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन। तो इसमें वर्क की वैल्यू बोल रहा है कि वर्क कितना होगा। तो सिंपल है, फोर्स आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमें दिख रही है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। तो W की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 10 जूल, 10 जूल। ठीक है, तो ये सिंपल से सिंपल अभी सिर्फ वर्क का कॉन्सेप्ट बताया।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके उसका है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, और उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट उसने किया है 8 मीटर का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर। अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये तो फॉर्मुलर वर्ड्स में लिखा है हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंबल्स में हम वर्क कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, तो लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो इस केस में अगर हम सिंबल्स में बता रहे हैं तो F इंटू एस लिखेंगे। आपको याद होना चाहिए, मोशन चैप्टर जब पढ़ा था तो आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों को हम S से बताते हैं, F इंटू एस। F की वैल्यू है 7 न्यूटन और S की वैल्यू है 8 मीटर। तो 7 8 जा कितना हुआ? 56। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है? 56 न्यूटन। ठीक है, तो 56 न्यूटन मीटर या फिर 56 जूल। जे लिख दो या जूल लिख दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। जैसे 11.2 देखेंगे, पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। जो कुली है पोर्टर, उसने लगेज उठाया है, जमीन से उठाया। आप देखो, मैंने कहा ना, अगर सिर्फ सर के ऊपर रखा हुआ है, सर पे लेके कोई चीज बंदा खड़ा हुआ है तो उसको वर्क नहीं माना जाएगा, लेकिन जमीन से उठाकर अपने सर पे रखना है तो उसको माना जाएगा वर्क, क्योंकि जमीन से सर तक की दूरी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और फोर्स लगाई है उसने उसको उठाने में। तो पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg। अब उसका मास दे रखा है, देखो 15 kg का उसने लगेज उठाया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। अपने हेड पे रखा है, और ग्राउंड से उसकी दूरी कितनी होगी, यानी एस की वैल्यू 1.5 मीटर दे दी। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। कितना वर्क उसने किया है, तो वर्क निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसने तो मास दे दिया हमें। अब लेकिन फॉर्मूला फोर्स दे रखा है ना, तो रिमेंबर फोर्स, पहले तो आप लिखोगे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू वेट। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में फोर्स का मतलब क्या होता है? वेट। वेट मतलब mg। फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू mg। mg मतलब इसको बोलते हैं वेट। वेट का फॉर्मूला होता है mg। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है ये स्मॉल g की वैल्यू, तो mg। ठीक है, तो इस f की जगह mg लिखेंगे, इनटू में s कितना है 1.5। तो m की वैल्यू हो गई आप 15, g की वैल्यू आप यहां पे सिंपली मान लेंगे 10। ठीक है, और क्योंकि हाँ चलो यहां पे 10 मान लेंगे एंड देन इनटू में 1.5। राइट, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 15 225 होता है, तो 2.25 इंटू में 10, और ये हो गया, नहीं यहां पर होगा 22.5 इंटू में 10, और ये हो गया 225 न्यूटन मीटर नहीं आएगा। आप यहाँ पर न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो वैसे तो, और सिंपली लिखिए आप अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और सिंपली आप इसको फिर लिख दो 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। राइट, तो इस तरीके से ये याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली मैंने बताया आपको कि F इज इक्वल टू mg होता है। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से निकाला, क्योंकि फिजिक्स हर जगह यूज हो जाती है। किसी भी चैप्टर की फिजिक्स कहीं पे ही दूसरे चैप्टर में यूज हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो इतना ये वर्क का कॉन्सेप्ट है, सिंपल इतना आप पढ़ो। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करो और डाउट पूछो। राइट।